मार्च पाकिस्तान में मंगल की दोपहर और आज से मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 94। आज के इस व्लॉग में काफ़ी सारी अहम खबरें हैं, इसलिए पेस थोड़ी तेज़ रहेगी। बात करेंगे कि अब अमेरिका ईरान के अंदर रजीम चेंज से पीछे हटते हुए नज़र आ रहा है और ईरान आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। मतलब ईरान जो है वो ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश कर रहा है और अब सदर ट्रंप ने खुद से अमेरिकी सहाफ़ी को बताया है कि इस वक्त खलीजी ममालिक के जो सदर हैं या वहाँ के बादशाह हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि इस जंग में वो सिर्फ तमाशाई बनकर जंग देखेंगे, लेकिन ईरान ने उन पर भी हमला कर दिया है और वो सब सरप्राइज्ड हैं, परेशान हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ईरान के पास टोटल कितने मिसाइल अब रह गए हैं, कितने उन्होंने फायर कर दिए हैं और क्या लगता है इसराइल और अमेरिका को कि कितने और मिसाइल जो है वो ईरान फायर करेगा। उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जो ईरान के मिसाइलों का दिफा करने का मामला है वो अब किस हद तक पहुंच चुका है। मतलब कि कुवैत हो या कतर हो, उनके पास कितने मिसाइल बाकी हैं जिनसे वो ईरानी मिसाइलों के खिलाफ अपना दिफा कर सकेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी है उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसके बाद की सूरत हाल क्या है। फिर जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ से लोग बहुत तेज़ी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, चार्टर्ड फ्लाइट्स करवा रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सा मिसाइल था जो इस्तेमाल किया गया अली खामेनाई शहीद को शहीद करने के लिए इजराइल की तरफ से, और कितने हज़ार किलोमीटर दूर से उस मिसाइल को दागा गया और एक फाइटर जेट से दागा गया और कितनी प्रिसीजन के साथ उसने जाके हिट किया। फिर ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जो ईरान के ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम था उसको इजराइल ने हैक किया हुआ था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि कतर में और सऊदी अरब में दोनों जगहों पर मोसाद के एजेंट पकड़े गए जो वहां पर दहशतगर्दी करना चाहते थे और करके ईरान के ऊपर डालना चाहते थे। और साथ ही साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि चले थे ईरान में रजीम चेंज करने, लेकिन लग रहा है कि रजीम चेंज बहरीन में होने जा रही है, जो बिल्कुल भी अमेरिका और सऊदी अरब नहीं चाहता। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा अपने घर की खबर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे ऐसे मामलात होने जा रहे हैं जो आपकी तवज्जो चाहते हैं, आपकी तवज्जो के मतलूब हैं। पहली खबर पाकिस्तान से आपके सामने रखते हैं। गल्फ स्ट्रीम का वो जहाज़ जो 13 अरब रुपए में खरीदा गया उसके ऊपर टाकी शाकी मारी जा रही है, क्योंकि बाजी मरियम, उनके अब्बा जी और पूरा ख़ानदान तैयारी कर रहा है उम्रा पर जाने की। जी हाँ, उम्रा और ईद, आपको पता है ईद के लिए भी सवारियाँ मुल्क से बाहर जाएंगी और कहीं और मनाएंगी ईद भी। और जो गल्फ स्ट्रीम है उसके ऊपर टाकी शाकी मारी जा रही है कि रमज़ान के आखिरी दिनों में उम्रा भी करना है। गुनाह पता नहीं इतने ज़्यादा करते हैं ये लोग, या पता नहीं क्या मामला है कि बार बार इनको उम्रा के लिए जाना पड़ता है और इनको लगता है कि गरीबों के ऊपर इतना जुल्म करके, इतने सारे उम्रे करके ये पता नहीं अल्लाह मियाँ के करीब हो जाएंगे। हालांकि अल्लाह मियाँ ने तो वाज़े बताया हुआ है कि आप कितनी भी इबादत करें, अगर हुकूकुल इबाद का मामला ख़राब है, अगर इंसानों के जो हुकूक हैं आप पर उसमें आपने धांधली की हुई है, तो अल्लाह ने वो मुकदमा इंसानों के सामने ही डे ऑफ जजमेंट के रखना है, क्योंकि अल्लाह खूब इंसाफ करने वाला है। तो ये पहली खबर है, अभी से जहन में रख लीजिए कि बाजी मरियम या में उनके अंदर के ज़राए से खबर आई है कि वो उम्रा करने के लिए तशरीफ़ लेकर जाना चाहती हैं। ये पहली खबर थी। आगे चलते हैं। दूसरी खबर जो है वो समा टीवी की स्क्रीन जो है वो हैक हो गई। इससे पहले जियो की भी हैक हुई थी और ARY की भी। अच्छा, वैसे हैरानी की बात है, टेलीविजन चैनल्स को शर्मिंदगी भी नहीं होती है खबर देते हुए, क्योंकि हैक तो ये पिछले 3-4 साल से हुए हैं। पहले जनरल बाजवा ने हैक किया था, उसके बाद अब आसिम मुनीर ने हैक किया हुआ है। अपनी मर्जी की खबरें चलवाते हैं, तो ये कोई नई हैकिंग तो नहीं है। हैक तो ये बहुत मुद्दत से हुए हैं। बहरहाल जो ARY और उसके बाद जो जियो टीवी था उनकी हैकिंग जो थी उसमें तो बहुत वाज़े तरीके से ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है और पाकिस्तान की आवाम को जो है उस फौज के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। ये चल रहा था जियो पर और ARY के ऊपर। लेकिन समा के ऊपर बड़ी दिलचस्प तहरीर चली है। वहाँ पर यह तहरीर चली है कि अगर ईरान के अंदर भी कोई जनरल बाजवा की तरह के होते तो वहाँ पर भी नक्शा पूरे का पूरा अभी तक बदल गया होता। वहाँ पर कोई ऐसा शख्स नहीं था जनरल बाजवा की तरह का जिसकी वजह से ईरान रेजिस्ट कर रहा है। वहाँ रजीम चेंज नहीं हुई। असल में तो रजीम चेंज पे बात है, जनरल बाजवा का हवाला तो हम खुद ही दे रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि अगर चौधरी निज़ामुद्दीन हमारे वाले वहाँ होते तो ईरान में भी बड़े आराम से रजीम चेंज कर दी जाती। ईरान में रजीम चेंज इसलिए नहीं हो रही कि वहाँ पर कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है, किसी के अंदर मेरे अजीज़ हमवतनों वाले उबाल नहीं उठ रहे। कोई शख्स फर्दे वाहद खुद से उठ के ये नहीं कहता कि मैं कौम का राहबर हूँ, मैं पेशवा हूँ, मैंने ही कौम को जो है बचाना है। खुद साख्ता कोई भी अपने आप को अपॉइंट नहीं करवा लेता और फिर ये नहीं कहता कि मुझे पूरी ज़िंदगी की इस्तिस्ना है आसिम मुनीर की तरह और मैं ही सेवियर हूँ आपका। ये खुद साख्ता कोई ताकत जो है वो असल में पाकिस्तान की खिदमत करने के ड्रामे पर ताकत अपने अंदर मरकूज़ वहाँ पर किसी ने नहीं की। इसलिए ईरान के अंदर अभी तक रजीम चेंज नहीं हुई और जो रजीम चेंज होनी थी
वो अब अमेरिका पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, उसके ऊपर तफसील से आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो रॉयटर्स है उन्होंने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की है पाकिस्तान के अंदर। आपको याद है कराची के अंदर जो फायरिंग हुई थी और सिंध पुलिस ने फौरी तौर पर कहा कि फायरिंग हमने की है। हालांकि उस वक्त भी वहां पर जो एनी शाहिद थे वो ये बताते थे कि फायरिंग जो है वो अमेरिकी कॉन्सुलेट के अंदर जो अमेरिकी गार्ड्स थे, अमेरिकी मैरीन के जो वहाँ सोल्जर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, उन्होंने अपने असलहे के साथ वो फायरिंग की थी उन मुजाहरीन पर जिन्होंने आप कहिए कि एहतजाज किया था या अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक उनके कॉन्सुलेट पर हमला किया था। तो उन्होंने फायरिंग की थी जिससे वहाँ पर इनिशियली बताया गया 8, फिर 9, फिर 12 और अब कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि शायद 20 के करीब वहाँ पर लोगों की जानें चली गई। बहरहाल अब रॉयटर्स जो है वो एक अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी जो दुनिया की मोतबर तरीन न्यूज़ एजेंसी है वो बता रही है कि यूएस मरीन्स जो हैं उन्होंने ये फायर ओपन किया था। मीन जो यूएस फौज के एहलकार उस कराची के कॉन्सुलेट में तैनात हैं, ये अब एक अमेरिकी न्यूज़ आउटलेट या न्यूज़ एजेंसी जो है वो ये खबर ब्रेक कर रही है कि उनके पास अब ये कंफर्म खबर है, जाहिर है उनके पास खबर है तो उन्होंने इसको पूरा ठोक बजा के चेक करके खबर दी है कि असल में वो जो फायर खोला था वो अमेरिकी मरीन्स ने खोला था, वो पाकिस्तान की किसी अथॉरिटी या पुलिस ने नहीं खोला था, और जिसकी वजह से फिर वहाँ पर जो लोगों की शहादतें हुई हैं वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन देखिए पाकिस्तान की अपनी हुकूमत, सिंध पुलिस, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट और आसिम मुनीर की पूरी रजीम जो है वो पाकिस्तानियों के साथ झूठ बोलते रहे कि वो फायर जो है वो सिंध पुलिस ने खोला था। ये एक नई हकीकत जो है वो अब रॉयटर्स जो है वो सामने रख रहा है। इसके साथ ही साथ एक और भी बहुत ही हैरान कुन और मानी खेज किस्म का डाटा आपके सामने रखते हैं जो सोशल मीडिया पर आज बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, और डाटा दुरुस्त है। ये शुरू का है, अब तो इसमें बहुत सारा इजाफा हो गया। जाहिर है ईरान के नंबर्स अब 200 से ऊपर हो गए क्योंकि ये डाटा पुराना है, ये मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ। उस वक्त तक ईरान के 146 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए थे इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में जो यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर जो आयतुल्ला अली खामेनाई, उनकी ज़ौजा, उनकी बेटी, उनका दामाद, उनकी नवासी और उसके साथ साथ स्कूल की 160 या 180 बच्चियां और बहुत सारे उनकी फ़ौजी क़यादत और दूसरे लोग जो हैं इसमें शहीद हो गए। तो उस वक्त तक नंबर अभी हतमी नहीं थे, इसलिए 146 का नंबर है। ये नंबर अब 505 के करीब है ईरान का। लेकिन दूसरे नंबर पर जो मुल्क है वो आपके लिए हैरानी की बात होगी, वो पाकिस्तान है। हालांकि पाकिस्तान ने ये जंग लड़ रहा है, ना पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने हमला किया, ना अमेरिका ने किया, ना इसराइल ने किया, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में ईरान के बाद जो सबसे ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। नंबर 36 है पाकिस्तान के अंदर, और तीसरे नंबर पर इजराइल है जहां पर 12 का नंबर है अभी तक। शायद ये नंबर अब बड़ा हो पिछले, लेकिन वो इतना नहीं बड़ा कि 36 से ऊपर जाए। और तीसरे नंबर पर अमेरिका है जो अब नंबर शायद 6 या 8 पे चला गया है। शुरू में ये 3 पे था जिस वक्त का ये डाटा जो है ये शेयर किया गया, लेकिन वो भी अभी भी चौथे नंबर पर ही है। तीसरे पे इजराइल है और दूसरे पे पाकिस्तान है जिसका कोई लेना देना नहीं। तो पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट है, वो बिल्कुल अब इसराइली तर्ज पर चली गई है। जुल्म करने में उन्होंने जो वतीरा इसराइली फोर्सेस का है पूरी दुनिया के अंदर, वही अब पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपनाया हुआ है। जरा सा एहतजाज होता है, एहतजाज तो दुनिया पूरी में हुआ है, मतलब पूरे मकबूजा कश्मीर के अंदर एहतजाज हुआ है। वो कारगिल से बारामूला, श्रीनगर, कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं है मकबूजा कश्मीर का जिसके अंदर बड़े बड़े एहतजाज नहीं हुए। वहां एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 36 लोगों की जान चली गई। इससे सोचिए कि यहां पर किस तरह की फसादियत है, सफाकी है, और उसको जाहिर है मगरबी जितनी भी कुव्वतें हैं उनका पूरे का पूरा शेल्टर है इस तमाम सफाकियत को। आगे चलते हैं। अमेरिका का एक बड़ा जर्नलिस्ट, बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी हैं, उनको बड़ा आप ये कहिए कि अर्नाब गोस्वामी की तरह समझते हैं, जैसे आप ये कहिए कि हमारा लौंडा लपाड़ा कह लें, इंडिया का अर्नाब गोस्वामी कह लें। लेकिन टकर कार्लसन का थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वो पढ़े लिखे हैं, मेहनती है और बात बहुत ही अपनी दलील के साथ करते हैं। कई उनके आइडियाज़ जो हैं वो लोगों को फनेटिक लगते हैं, कई ठीक लगते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर कोई शख्स जो भी अपना व्लॉग करता है, ये पहले मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अपना प्रोग्राम करते थे, फिर छोड़कर इन्होंने व्लॉग शुरू किया, और अब शायद जो बड़े नाम हैं उनमें सबसे बड़ा नाम यही है जिनका व्लॉग अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो टकर कार्लसन जो है वो सदर ट्रंप को भी बहुत ज़्यादा करीब से जानते हैं, उनका आपस में एक गहरा रिलेशनशिप है। लेकिन एट द सेम टाइम टकर कार्लसन उनको तनकीद भी करते रहते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। उन्होंने अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, बॉम्बशेल स्टोरी है उनकी। उन्होंने ये बताया है कि पिछली रात जो गुजरी है, ये अब पीर की रात हो रही है, बात हो रही है, पिछली रात जो गुजरी है उसमें कतर और सऊदी अरेबिया की अथॉरिटीज़ ने मोसाद के एजेंट्स अरेस्ट किए हैं,
कतर और सऊदी अरब के अंदर मोसाद जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके एजेंट्स अरेस्ट किए गए इन दोनों मुल्कों में, जो वहां पर बॉम्बिंग करवाना चाहते थे, जो वहां पर बम्बों से धमाके करना चाहते थे इन दोनों मुल्कों में, ताकि वो धमाके करके ईरान पर डाल दिया जाए। इस पर टकर कार्लसन क्या कहते हैं, सुनिए। So it's probably hasn't been reported, but it's a fact that last night in Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. That doesn't make any sense. Why would the Israelis be committing bombings in two Gulf countries, which are also being attacked by Iran? Aren't they on the same side? No. Israel wants to hurt Iran and Qatar and UAE and Saudi and Bahrain and Oman and Kuwait. And they've succeeded. वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि आप सबके लिए हैरानी की बात होगी कि जो इजराइल है वो लग रहा होगा आपको कि वो तो ईरान के ऊपर हमलावर है, और ये सारे मुल्क जिन्होंने अमेरिका को अपने अड्डे दे रखे हैं और अमेरिका इनकी ज़मीन से ईरान पर हमले कर रहा है, तो आप सबको लग रहा होगा कि इजराइल और ये तमाम मुल्क इकट्ठे हैं। वो कहते हैं नहीं, इजराइल जो है वो ईरान को भी ठोकना चाहता है, उसके साथ सऊदी अरब को भी, उसके साथ कतर को भी, कुवैत को भी, यूएई को भी, किसी को नहीं छोड़ना चाहता इनमें से। वो इन सबको भड़काना चाहता है। अक्लमंदों के लिए इशारे होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इशारे हैं नहीं। आगे चलते हैं ज़रा, इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आगे आपको बताते हैं। ये तो एक बड़ी साजिश थी जो पकड़ी गई, पता नहीं ऐसी कितनी साजिशें कामयाब भी हो गई होंगी। जैसा कि जो अरामको ऑयल फैसिलिटी, अरामको की जो ऑयल रिफाइनरी के ऊपर कल हमला हुआ, ईरान ने कहा कि हमने नहीं किया ये हमला।